जय हिंद। स्वागत है आप सभी को एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम विशेष जानकारी देने वाले हैं कोसी मैदान से संबंधित अनुसूचित जाति महिला साक्षरता के संबंध में। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि इसका जो है टॉपिक था चेंजिंग स्पेशियल टेम्पोरल पैटर्न ऑफ शेड्यूल कास्ट फीमेल लिटरेसी इन कोसी प्लेन। इसका हिंदी होता है कोसी मैदान में अनुसूचित जाति महिला साक्षरता के बदलते स्थानीय कालिक प्रतिरूप का एक भौगोलिक अध्ययन। तो यहाँ जो है चैप्टर 7 में जो है सारांश और निष्कर्ष है। तो परिचय जो है दिया हुआ है। परिचय में देख सकते हैं कि परिचय जो है दिया हुआ है। आपका जो परिचय में है पीएचडी विषय पर भूगोल में शोध प्रबंधक, कोसी मैदान में अनुसूचित जाति महिला साक्षरता के बदलते स्थानीय कालिक प्रतिरूप का एक भौगोलिक अध्ययन। विषय पर भूगोल में शोध प्रबंध, उत्तर बिहार के एक पिछड़े क्षेत्र कोसी के मैदान में अनुसूचित जाति महिला साक्षरता के शोधकर्ता का एक विनम्र प्रयास है। इसके स्थानिक कालिक प्रतिरूप में बाढ़ प्रभावित क्षेत्र। वर्तमान शोध परियोजना का मुख्य उद्देश्य अनुसूचित जाति महिला साक्षरता के स्थानीय कालिक प्रतिरूप का विश्लेषण करना है, ताकि साक्षरता में पुरुष महिला अंतर और ग्रामीण शहरी अंतर को उजागर किया जा सके, सकारात्मक और नकारात्मक कारकों की खोज की जा सके जो वर्तमान स्थिति के लिए जिम्मेदार है। क्या है? जिम्मेदार है। कोसी मैदान में अनुसूचित जाति की महिलाओं में साक्षरता का निम्न स्तर और अंत में समाज के निचले तबके परिवारों के शैक्षिक विकास को बढ़ाने के लिए योजना की उपयुक्त रणनीति का सुझाव देना। इस शोध परियोजना में इस परिकल्पना का विस्तार एवं परीक्षण किया गया है कि कोसी मैदान में अनुसूचित जाति परिवारों में उच्च जन्म दर के साथ साक्षरता का निम्न स्तर जुड़ा हुआ है। वर्तमान डॉक्टरेट शोध प्रबंध, जिसका शीर्षक है कोसी मैदान में अनुसूचित जाति के बदलते कोसी मैदान में अनुसूचित जाति महिला साक्षरता के बदलते स्थानीय कालिक प्रतिरूप का एक भौगोलिक अध्ययन। कोसी मैदान क्षेत्र में अनुसूचित जाति महिला साक्षरता के स्वरूप की स्थानीय कालिक परिप्रेक्ष्य में समीक्षा करने का शोध का एक प्रयास है। वर्तमान शोध परियोजना का मुख्य उद्देश्य अनुसूचित जाति महिला साक्षरता के स्थानीय कालिक प्रतिरूप का विश्लेषण करना है, साक्षरता में पुरुष महिला अंतर को उजागर करना है। कोसी मैदान में अनुसूचित जाति की महिलाओं में साक्षरता के निम्न स्तर की मौजूदा स्थिति के सकारात्मक और नकारात्मक कारकों का पता लगाना और अंत में समाज के अंतिम तबके में शैक्षिक विकास को बढ़ाने के लिए योजना की रणनीति का सुझाव देना। सेवन 7.2 में है अनुसंधान समस्या संक्षेप में। साक्षरता एक क्षेत्र के मानव संसाधन विकास को मापने का सबसे महत्वपूर्ण पैरामीटर है, क्योंकि यह किसी राष्ट्र, जातीय समूह या समुदाय के सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक ढांचे को दर्शाता है। भारत में साक्षरता मानव विकास और गरीबी में कमी के प्रभावी सामाजिक और आर्थिक भागीदारी योगदान के लिए एक अनिवार्य साधन है। यूनेस्को द्वारा परिभाषित साक्षरता नीचे दी गई है। एक साक्षर व्यक्ति वह है जो अपने दैनिक जीवन में संबंधित संक्षिप्त सरल कथन को समझकर पढ़ और लिख सकता है।
मतलब एक साक्षर व्यक्ति वह है जो अपने दैनिक जीवन में संबंधित संक्षिप्त सरल कथन को समझकर पढ़ और लिख सकता है। यूनेस्को का कहना है साक्षर जो है, साक्षर का जो परिभाषा दिया हुआ है उसका पहला परिभाषा है, एक साक्षर व्यक्ति वह है जो अपने दैनिक जीवन से संबंधित संक्षिप्त सरल कथन को समझकर पढ़ और लिख सकता है। दूसरा है, साक्षरता किसी शब्द या संबंधित प्रतीकों और ध्वनियों का सरल पठन नहीं है, बल्कि दुनिया में पुरुषों की स्थिति की आलोचनात्मक समझ का एक कार्य है। साक्षरता अपने आप में एक अंत नहीं है, बल्कि व्यक्तिगत मुक्ति और विकास का एक साधन है और ठोस समस्याओं के लिए समग्र अंतर अनुशासनात्मक प्रतिक्रियाओं को शामिल करते हुए व्यक्तिगत शिक्षा प्रयासों का विस्तार करती है। चौथा पॉइंट है, साक्षरता अपने आप में एक अंत नहीं है, बल्कि व्यक्तिगत मुक्ति और विकास का एक साधन है और ठोस समस्याओं के लिए समग्र उत्तर अनुशासनात्मक प्रतिक्रियाओं को शामिल करते हुए व्यक्तिगत शिक्षा प्रयासों का विस्तार करती है। चौथा पॉइंट था, तीसरा पॉइंट और चौथा पॉइंट। चौथा पॉइंट में क्या है, एक साक्षर व्यक्ति वह है जिसने सभी आवश्यक ज्ञान और कौशल प्राप्त कर लिए हैं जो उसे उन सभी गतिविधियों में संलग्न करने में सक्षम बनाता है जिसमें साक्षरता को उसके समूह और समुदाय में प्रभावी कार्य करने के लिए आवश्यक है और जिसे पढ़ने लिखने और अंक गणित में प्राप्त करने से यह संभव हो जाता है। अपने और अपने समुदाय के विकास के लिए इन कौशलों का उपयोग करना संभव है। 3R में आत्मनिर्भरता, अभावों के कारणों से अवगत होना, विकास की प्रक्रिया में भाग लेकर उनकी स्थिति में सुधार की ओर अग्रसर होना, उनकी आर्थिक स्थिति और समान भलाई में सुधार के लिए कौशल प्राप्त करना, राष्ट्रीय एकता, पर्यावरण संरक्षण, महिलाओं की गुणवत्ता, छोटे परिवार के मानदंडों का पालन आदि के मूल्यों को आत्मसात करना। इस प्रकार शांतिपूर्ण और मैत्रीपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और मुक्त लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं की खेती के लिए गरीबी उन्मूलन और मानसिक अलगाव के लिए साक्षरता आवश्यक है। दूसरी ओर निरक्षरता मनुष्य उसकी गरिमा छीन लेती है, अज्ञानता, गरीबी और मानसिक अलगाव को कायम रखती है और सामाजिक उन्नति, आर्थिक विकास और राजनीतिक परिपक्वता को बाधित करती है। चंद्र 1980 में इसके अलावा साक्षरता और शिक्षा का स्तर भी जनसंख्या गुणों जैसे प्रजनन क्षमता, मृत्यु दर, गतिशीलता, व्यवसाय आदि को प्रभावित करता है। दूसरे शैक्षणिक स्थिति निस्संदेह जनसंख्या की गुणवत्ता का सबसे अच्छा संकेतक है, क्योंकि बच्चों द्वारा प्राप्त स्कूली शिक्षा की मात्रा को गुणवत्ता का माप है। भविष्य की पीढ़ी की भलाई के लिए समाज किस हद तक निवेश कर रहा है, पिंच और ट्रेवर्थी 1957 में शिक्षा विकास प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक परिवर्तन के लिए एक शक्तिशाली साधन के रूप में कार्य करती है। प्राकृतिक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए यह नितांत आवश्यक है कि सिंह 1985 में यदि 2001 में विभिन्न राज्यों के साक्षरता के स्तर को दर्शाने वाले बार चार्ट को देखा जाए तो यह पाया जाता है कि 90.86% के साथ केरल तालिका के एक छोर पर है और बिहार 47.53% के साथ दूसरे छोर पर
भारत विरोधाभास के दो छोरों का प्रतिनिधित्व करता है। महत्वपूर्ण सामाजिक संकेतकों का विश्लेषण दो राज्यों में सामाजिक अंतर को उजागर करता है। केरल में जन्म के समय जीवन प्रत्याशी 2001 से 2006 पुरुषों के लिए 71.61 और महिलाओं के लिए 75 है, जबकि बिहार में यह पुरुषों के लिए 65.66 और महिलाओं के लिए 64.79% है। वास्तव में मृत्यु दर प्रति 1000 जीवित जन्म 2002 में बिहार में 61 के मुकाबले केरल के अंतिम डेटा केवल 10 था। जन्म दर प्रति 1000 केरल में 16.9 है, जबकि बिहार में 30.9 मृत्यु दर प्रति 1000 अस्थायी में है। केरल में 6.4 है, जबकि बिहार में 9.7 है। मतभेद स्पष्ट रूप से इंगित करते हैं कि साक्षरता जीवन की गुणवत्ता में सुधार की कुंजी है। नगर और कुमार 2005 में यह तेजी से माना जा रहा है कि साक्षरता पीड़ित हरिजनों को सुधारने और सामाजिक, शारीरिक और आर्थिक बाधाओं को दूर करने के लिए एक शक्तिशाली साधन हो सकती हैं, जिसके तहत वे लंबे समय से हैं। गोयल 1981 में 19वीं शताब्दी के दौरान हरिजनों या अनुसूचित जातियों के लोगों को शिक्षित करने के माध्यम से उत्थान की चेतना उभरी और अभी भी चल रही है। लेकिन बिहार में अनुसूचित जाति की आबादी की साक्षरता स्तर अभी भी बहुत कम है। 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार राज्य की अनुसूचित जाति की जनसंख्या 13,48,608 है, जो अनुसूचित जाति की 1,30,48,608 है। बिहार में 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार राज्य की अनुसूचित जाति की जनसंख्या 1,30,48,608 है, जो अनुसूचित जाति की जनसंख्या के मामले में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की कुल जनसंख्या 8,29,98,509 का 15.7% है। राज्य के कुल 23 अनुसूचित जातियां हैं और उन सभी की गणना 2001 की जनगणना में की गई है। कुल मिलाकर राज्य में देश की कुल अनुसूचित जाति की आबादी का 1.3% हिस्सा है। 23 अनुसूचित जातियों में चमार सबसे अधिक आबादी वाली जाति है, जिनकी आबादी 40,90,070 की आबादी है, जिसमें कुल अनुसूचित जातियों की आबादी का 31.3% है। दूसरी सबसे बड़ी अनुसूचित जाति है, जिनकी संख्या 40,29,411 के रूप में निर्धारित जातियों की आबादी का 30.9% है। मुसहर, पासी, धोबी और भूइयां के तहत उतरने में 4 अन्य अनुसूचित जातियां हैं और सभी 6 अनुसूचित जातियों में राज्य की कुल अनुसूचित जातियों की आबादी का 93.2% है। प्राथमिक जनगणना साल 2001 के अनुसार समान रूप से बिहार के साक्षरता स्तर और विशेष रूप से उत्तर बिहार की अनुसूचित जाति की जनसंख्या के बारे में कुछ रोशन करने वाले तथ्यों का खुलासा किया है। 2001 में राष्ट्रीय साक्षरता दर 65.38% है। इसे केरल में 47.53% विभाजित है। बिहार में पुरुष और महिला साक्षरता क्रमशः 60.3% और 33.57%, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर यह क्रमशः 75.8%
और 54.16% है। इस प्रकार बिहार की साक्षरता दर बहुत ही शर्मनाक है और इस मामले में यह सबसे निचली सीढ़ी पर खड़ा है। बिहार की अनुसूचित जातियों के बीच साक्षरता निराशाजनक रूप से कम है। 2001 की जनगणना में अनुसूचित जाति की समग्र साक्षरता दर 28.5% है, जो राष्ट्रीय स्तर पर सभी अनुसूचित जातियों के लिए दर्ज की गई दर 54.7% का लगभग आधा है। पुरुष और महिला साक्षरता क्रमशः 40.2% और 15.6% है। ये आंकड़े राष्ट्रीय स्तर 66.6% और 41.9% से कम है। संख्यात्मक रूप से बड़ी जातियों के बीच धोबी ने उच्चतम समग्र साक्षरता यानी 43.9% के साथ साथ महिला साक्षरता 27.9 के बाद पासी 40.6 और 25.3, दुसाध 33% और 18.5%, चमार 32.1% दर्ज की गए हैं और 16.8%, भूइयाँ 13.3 और 6.5% और अंतिम रूप से मुसहर 9 और 3.9। यह पुरुष महिला का जो है प्रतिशत है। क्रमशः मुसहर ने सबसे कम क्या है, मुसहर ने सबसे कम साक्षरता दर दिखाई है। इस प्रकार सभी अनुसूचित जातियों के लिए अनुसूचित जाति महिलाओं की साक्षरता दर केवल 15.6% है, जबकि यह धोबी के लिए 27.9%, पासी के लिए 25.3, दुसाध के लिए 18.5, चमार के लिए 16.8, भूइयाँ के लिए 6.5 और मुसहर के लिए केवल 3.9 है। कोसी मैदान के लिए एक पूरे अनुसूचित जाति साक्षरता के रूप में 21.41% है, जबकि पुरुष साक्षरता 23.82% है और महिला साक्षरता केवल 8.22% है, जो 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार में सबसे कम सीढ़ी पर खड़ा है। इस तरह कोसी मैदान को अध्ययन क्षेत्र के रूप में चुना गया है। 7.3 अनुसंधान कवरेज, अध्ययन का विषय और क्षेत्र कवरेज। शोध का मुख्य विषय अनुसूचित जाति की महिला साक्षरता के लैंगिक असमानताएं हैं, जो बताती है कि अनुसूचित जाति की महिलाओं की कुल मिलाकर सभी समाज में बहुत कम स्थिति है। क्योंकि अनुसूचित जाति महिलाओं की कम साक्षरता, समाज में कम स्थिति, कम उम्र, शादी, उच्च प्रजनन क्षमता और मृत्यु दर और कम लिंग अनुपात में योगदान करती हैं। इस प्रकार इस पुरानी स्थिति ने योजनाकारी अर्थशास्त्रियों, भूगोलवेत्ताओं और अन्य सामाजिक वैज्ञानिक का ध्यान आकर्षित किया है। यह शोध कार्य अनुसूचित जाति महिला साक्षरता के स्थानिक सामयिक पैटर्न का पता लगाने के साथ साथ कोसी मैदान के ब्लॉकवार और जिलेवार डेटा पर कुल ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के लिए साक्षरता में पुरुष महिला अंतर के सूचकांकों का अध्ययन करने का एक प्रयास है। अब कोसी मैदान का जो है आपका जो है अक्षांश और देशांतर कितना है वो देख सकते हैं, जिसमें दिया हुआ है अक्षांश 25 डिग्री 20 मिनट उत्तर से 26 डिग्री 40 मिनट उत्तर और 86 डिग्री 30 मिनट ईस्ट से 88 डिग्री 10 मिनट ईस्ट के बीच 16,185 किलोमीटर के क्षेत्र पर घिरा हुआ कोसी का मैदान R.L. सिंह 1971 द्वारा क्षेत्रीय वर्गीकरण के अनुसार मध्य गंगा के मैदान के तहत उत्तर बिहार के मैदान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।
उनकी प्रसिद्ध संपादित पुस्तक इंडिया ए रीजनल जियोग्राफी में कोसी का मैदान है। पूर्णिया पूर्णिया क्या है, पूर्णिया की जनसंख्या देखा जाए तो जो है 25,43,942 है। कटिहार का जो है 23,92,638 है। अररिया का है 21,58,608 है। सुपौल का है 17,32,578 है। पूर्णिया कितना 25,43,942। कटिहार का है 23,92,638। अररिया का है 21,58,608। सुपौल का है 17,32,578 सहित कोसी डिवीजन, पूर्णिया डिवीजन और मुंगेर डिवीजन के हिस्से में फैला हुआ है। 2001 की जनगणना के अनुसार मधेपुरा में 15,26,646, सहरसा में 15,08,182, किशनगंज में 12,96,348 और खगड़िया में 12,80,354 जिले हैं। ये जो है आपका जनसंख्या था। इन जिलों में कुल मिलाकर कोसी के मैदान में 54.5% ग्रामीण आबादी और केवल 36.26 समान साक्षरता है। अब समान साक्षरता में देखिए, पूर्णिया 35.1%, कटिहार 35%, मधेपुरा 36.1%, सहरसा 39.1%, खगड़िया 41.3%, सुपौल 37.3% सहित कोसी मैदान की साक्षरता दर बहुत कम यानी कि 36.26% है। अररिया 35% और किशनगंज के लिए केवल 31.1% है। जहां तक अनुसूचित जाति की साक्षरता का सवाल है, तस्वीर बहुत निराशाजनक है। यानी अररिया में 18.9%, किशनगंज में यानी अनुसूचित जाति महिला साक्षरता का प्रतिशत जो है आपका, जैसे अररिया में कितना है 18.9%, किशनगंज में 28.2%, पूर्णिया में 18.5%, कटिहार में 26.3%, सहरसा में 18.5%, सुपौल में 19.6%, खगड़िया में 24.2% और बिहार में 17.1% है। मधेपुरा जो भूपेंद्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय का मुख्यालय है, अनुसूचित जाति की महिला साक्षरता दर बहुत कम है। यानी किशनगंज के लिए 11.92%, कटिहार के लिए 11.65%, खगड़िया के लिए 10.81%, पूर्णिया के लिए 7.37%, अररिया के लिए 7.06%, सहरसा के लिए 6.74%, मधेपुरा के लिए 5.83%, सुपौल के लिए 5.74% है। इन जिलों के लिए समग्र रूप से अनुसूचित जाति की महिला साक्षरता का औसत भारत 2001 की जनगणना के अनुसार केवल 8.22% था। इसी प्रकार कोसी मैदान में अनुसूचित जाति की महिला साक्षरता की दर सबसे कम है। शायद भारत की जनगणना 2001 के अनुसार देश में सबसे कम है, इसलिए कोसी मैदान को अध्ययन क्षेत्र के रूप में चुना गया है। हालांकि बिहार राज्य में परिदृश्य में एकरूपता है, लेकिन इस क्षेत्र में बहने वाली नदियों ने मैदानी भूमि में कुछ अनियमितता पैदा की है, जिससे रहने की स्थिति और अन्य सुविधाओं में विभिन्नता आई है। जल निकासी प्रणाली में इन विविधताओं मिट्टी और रेत के असमान निक्षेपण, बाढ़ प्रवण क्षेत्रों, दलदली भूमि, झीलों आदि के अस्तित्व ने विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों को जन्म दिया है। वास्तव में उत्तर और दक्षिण बिहार की
नदियां अपर्दन और निक्षेपण विशेषताओं और परिदृष्टि के गठन में भिन्न है। इसलिए उत्तर और दक्षिण बिहार के क्षेत्रों में उपजाऊ जलोढ़ मैदान, बाढ़ प्रवण क्षेत्र थोड़े अलग प्रकृति के निचले इलाके हैं। यहाँ तक कि उत्तर बिहार के मैदान में पहाड़ी भूमि के साथ तराई क्षेत्र का उत्तर पश्चिमी भाग विशाल जलोढ़ मैदान से भिन्न भूमि विशेषताओं को प्रदान करता है। प्रदान करता है। क्या है? वास्तव में उत्तर और दक्षिण बिहार में नदियां अपर्दनात्मक और निक्षेपण विशेषताओं और परिदृष्टि के लिए में परिदृष्टि के गठन में भिन्न है। इसलिए उत्तर और दक्षिण बिहार के क्षेत्र में उपजाऊ जलोढ़ मैदान, बाढ़ प्रवण क्षेत्र थोड़े अलग प्रकृति के निचले इलाके हैं। यहाँ तक कि उत्तर बिहार के मैदान में पहाड़ी भूमि के साथ तराई क्षेत्र का उत्तर पश्चिम भाग विशाल जलोढ़ मैदान से भिन्न भूमि विशेषताओं को प्रदान करता है। इसी प्रकार दक्षिण बिहार मैदान के दक्षिण पश्चिम और दक्षिण सीमांत कुछ विपरीत भूमि विशेषताओं और संबंधित सामाजिक आर्थिक विशेषताओं को प्रस्तुत करते हैं। क्षेत्रों उनकी भूमि विशेषताओं और संबंधित सामाजिक आर्थिक स्थितियों के अध्ययन में इस राज्य के 7 पड़ोसी राज्यों के कुछ भूगोलवेत्ताओं के योगदान पर प्रकाश डाला जा सकता है। भूगोलवेत्ताओं में प्रोफेसर पी दयाल, स्वर्गीय प्रोफेसर ई अहमद, स्वर्गीय प्रोफेसर आर.पी. सिन्हा, स्वर्गीय प्रोफेसर आर.एल. सिंह आदि। स्वर्गीय प्रोफेसर ई अहमद ने सर्वप्रथम बिहार को उत्तर और दक्षिण बिहार के मैदानी भागों में विभाजित किया। फिर इन दोनों विभागों को और उपविभाजित किया गया है। उत्तर बिहार मैदान को उत्तर पश्चिमी के पहाड़ी और तराई क्षेत्रों, उत्तर बिहार और उत्तर पूर्व मैदान के विभाजित किया गया है। इसी तरह दक्षिण बिहार के मैदान को एक में दक्षिण पश्चिम बिहार और 2 में दक्षिण पूर्व बिहार में उप विभाजित किया गया है। स्वर्गीय प्रोफेसर आर.पी. सिन्हा और अनिल कुमार ने बिहार को इसकी भौतिक और सांस्कृतिक विशेषताओं पर विचार करके विभाजित किया है। उनके द्वारा सुझाए गए प्रकृति विभाजन में नदियां का अच्छा विचार शामिल है। उन्होंने उत्तर बिहार के मैदान को 1 में तराई क्षेत्र, 2 में घाघरा गंडक दोआब, 3 में दंडक कला क्षेत्र और 4 में कोसी मैदान में विभाजित किया है। इसी प्रकार दक्षिण बिहार के मैदानी भाग को गंगा के बाढ़ प्रवण क्षेत्र, 2 में है तरल क्षेत्र, 3 में है कर्मनाशा सोन विभाजन, 4 में है सोन फल्गु विभाजन, 5 में है फल्गु क्यूल विभाजन और 6 में है चंद में विभाजित किया गया है। यह चौर क्षेत्र, इस भाग में 2 क्षेत्र है, खड़गपुर की पहाड़ियां और रोहतास की पहाड़ियां। स्वर्गीय प्रोफेसर आर.एल. सिंह ने बिहार को उत्तर बिहार मैदानी और दक्षिण बिहार मैदानी 2 बृहद क्षेत्रों में विभाजित किया है और फिर उनके समक्ष प्रभागों में विभाजित किया है। उत्तर बिहार के मैदानी को घाघरा गंडक दोआब या सारण मैदान, मिथिला मैदान में विभाजित किया गया था। क्या है? घाघरा गंडक दोआब या सारण मैदान। मिथिला मैदान एक में था, मिथिला मैदान में विभाजित किया गया था, जिसमें ए उत्तर पश्चिम पहाड़ी क्षेत्र, बी पश्चिम मिथिला मैदान, सी पूर्वी मिथिला मैदान, सी तीसरा में शामिल है। कोसी मैदान का
क में है पश्चिमी कोसी का मैदान या पूर्णिया का मैदान, दक्षिण गंगा का मैदान उप विभाजित था। ए में गंगा सोन डिवाइड या भोजपुर मैदान, और बी में है मगध अंगा मैदान, और ए में है मगध मैदान और अंगा मैदान। सभी प्रदेशों का वर्णन यहाँ नहीं हो सकता, इसलिए इस अध्याय में यहाँ कोसी के मैदान का विस्तृत विवेचन करने का प्रयास किया गया। कोसी मैदान उत्तर बिहार मैदान का एक चिन्हित भौगोलिक विभाजन है, जो कोसी नदी के पूर्व में और गंगा नदी के उत्तर में स्थित है। इसमें सहरसा, सुपौल और मधेपुरा के पूरे जिले और अररिया, पूर्णिया और खगड़िया जिलों के कुछ हिस्से शामिल हैं। हालांकि विश्लेषण को सरल बनाने के लिए कोसी मैदान को केवल सहरसा, सुपौल और मधेपुरा कोसी संभाग के जिलों में शामिल माना जा रहा है। समग्र रूप से मैदानी भौगोलिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक विशेषताओं में एकरूपता प्रदर्शित करता है। यह 25 डिग्री 25 मिनट और 26 डिग्री 35 मिनट उत्तर अक्षांश और 86 डिग्री 20 मिनट और 87 डिग्री 10 मिनट पूर्व देशांतर के बीच स्थित है, और क्रमशः उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम तक लगभग 130 किलोमीटर और 92 किलोमीटर तक फैला हुआ है। यह उत्तर में नेपाल, दक्षिण में खगड़िया जिले और पूर्व में पूर्णिया और पश्चिम में दरभंगा और मधुबनी जिले से घिरा हुआ है। यदि कोसी मैदान का जो है अगर क्षेत्रफल पूछा जाए तो कोसी मैदान का क्षेत्रफल है उत्तर में नेपाल है, दक्षिण में खगड़िया जिले और पूर्व में पूर्णिया और पश्चिम में दरभंगा और मधुबनी जिले से घिरा हुआ है। 7.4 अनुसंधान का उद्देश्य क्या है? अनुसंधान का उद्देश्य क्या है सो देख सकते हैं यहाँ पर। तो वर्तमान अनुसंधान कार्य के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं। पहला है अनुसूचित जाति महिला साक्षरता के स्थानीय कालिक प्रतिरूप का विश्लेषण करने के लिए और कोसी मैदान में साक्षरता में पुरुष महिला अंतर को उजागर करने के लिए। दूसरा है कोसी मैदान की अनुसूचित जाति महिलाओं में साक्षरता के निम्न स्तर की मौजूदा स्थिति के लिए सकारात्मक और नकारात्मक कारकों को सही करने के लिए। और तीसरा है अंत में समाज के स्तर की अंतिम पंक्ति के शैक्षिक विकास को बढ़ाने के लिए नियोजन की उपयुक्त रणनीति का सुझाव देने के लिए, यानी अनुसूचित जाति महिला के लिए। तो ये था अनुसंधान का मुख्य उद्देश्य। अब 7.5 में है अनुसंधान परिकल्पना विस्तृत और परीक्षण किया गया। MC ग्वाइगन 1980 के अनुसार दो या अधिक चर के बीच एक संभावित संबंध के एक परीक्षण योग बयान की परिकल्पना कहा जाता है। BW टैकमैन परिकल्पना को परिभाषित करता है। एक परिकल्पना को चर के बीच ग्रहण किए गए, देखिए क्या है, DW टैकमैन परिकल्पना को परिभाषित करता है। एक परिकल्पना को चर के बीच ग्रहण किए गए संबंधों के सामान्यीकरण के आधार पर घटनाओं के बारे में एक स्पष्टीकरण के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। वर्तमान शोध कार्य में तैयार की जाने वाली मुख्य परिकल्पना की जांच की जाती है। एक में है कोसी मैदान की अनुसूचित जाति की जनसंख्या में अनुसूचित जाति की महिलाओं में कम साक्षरता दर किस हद तक उच्च जन्म दर से जुड़ी हुई है। 2 में है अनुसूचित जाति की महिलाओं में निरक्षरता की उच्च दर किस हद तक गरीबी, ऋणग्रस्तता, अंधविश्वास, शराब पीने की बुरी आदतों और निम्न स्तर के जीवन स्तर के नकारात्मक परिणाम पैदा कर रही हैं, जिसके परिणाम स्वरूप प्रचलित पर्यावरण का क्षरण हो रहा है। 7.6 में है पिछले शोध कार्य की समीक्षा। अनुसूचित जाति की आबादी की साक्षरता स्तर का अध्ययन, विशेष रूप से भूगोल में बिहार में अभी भी अपनी प्रारंभिक अवस्था में है। 20वीं सदी से पहले के ग्रामीण नोटों और आधिकारिक दस्तावेजों में बिहारी की अनुसूचित जातियों के बारे में छिटपुट, खंडित और अधूरी जानकारी दर्ज की गई है। वहाँ जनगणना और सर्वेक्षण रिपोर्ट के बाद जिला मानव
मानल और गजेटियर यादी ने इन जातियों का प्रत्यक्ष विवरण दिया, विशेष रूप से उनकी शादी रीति रिवाजों और सामाजिक स्थिति का संबंधित। डब्ल्यू हंटर 1877 ए स्टैटिस्टिकल अकाउंट ऑफ बंगाल उनके जातीय और धार्मिक जीवन, मतलब डब्ल्यू हंटर ने इस टॉपिक पर लिखा है। भौतिक संस्कृति ग्रामीण संस्थानों यादी की एक संक्षिप्त झलक प्रदान करता है। प्रमुख अनुसूचित जातियों के पहलू। एस.सी. राय 1920 को पहला भारतीय मानव विज्ञानी माना जा सकता है जिन्होंने भुइयां पर अपना मोनोग्राफ प्रकाशित करके अनुसूचित जातियों का कारण लिया। जी.डब्ल्यू. द्वारा उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति पर पहला पूर्ण मोनोग्राफ ब्रिग्स 1920 और ग्रियर्सन 1926। बिहार किसान जीवन ने इन दलित जातियों पर बहुमूल्य प्रकाश डाला। आर दिवाकर 1959 बिहार थ्रू एजेंस सप्पा में प्रारंभिक वैदिक काल से अनुसूचित जातियों का वर्णन किया गया है। 1957 में प्रकाशित एन प्रसाद द्वारा लिखित द मिथ ऑफ कास्ट सिस्टम को बिहार की अनुसूचित जातियों पर एक अद्भुत काम माना जा सकता है। भारत सरकार के जनगणना संगठन ने देश के विभिन्न हिस्सों में 2 स्तरों पर अनुसूचित जातियों पर कई नृवंश विज्ञान अध्ययन शुरू किए हैं, राज्य स्तर और राष्ट्रीय स्तर। 1961 से संगठन द्वारा प्रकाशित नृवंश विज्ञान मोनोग्राफ ने अनुसूचित जातियों के अध्ययन की ओर विशेष रूप से उनकी वर्तमान स्थिति से संबंधित मुद्दों पर बहुत ध्यान दिया है कि ये जातियां किस हद तक सामाजिक अक्षमताओं और सामाजिक गतिविधियों के क्षेत्र में आने वाले परिवर्तनों से पीड़ित है। शिक्षा और इसी तरह के अन्य कारक। भारत की अनुसूचित जातियों का एक प्रारंभिक मूल्यांकन 1969 में सामने आया। अस्पृश्यता, अनुसूचित जातियों का आर्थिक और शैक्षणिक विकास 1969। एस शुभेंदु 1970। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जातियों के बीच सामाजिक गतिशीलता का आंदोलन पर सीमित की रिपोर्ट। भारत की जनजातियों पगज्ञान क्या है, पदनाम जो है 1974 में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों पर नृवंश विज्ञान नोट्स, भारत सरकार 1980 का प्रकाशन। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की शिक्षा की प्रगति 1976 से 77। 1976-77 अध्ययन के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण योगदान है जो अनुसूचित जाति पर। जहां तक बिहार की अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के संदर्भ का संबंध है, विद्यार्थी एवं झा 1979 द्वारा संपादित पुस्तक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ एंथ्रोपोलॉजी इन बिहार उल्लेखनीय है। जिले में बिहार की अनुसूचित जाति पर एक शोध परियोजना 1973-75 में मानव विज्ञान रांची विश्वविद्यालय को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा प्रायोजित किया गया था, जिसे 1977 में द हॉरिजॉन टुडे नामक पुस्तक के रूप में प्रकाशित किया गया है। 1972 में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के कहने पर भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद द्वारा भारत के विभिन्न राज्यों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के बीच पर शिक्षा पर एक राष्ट्रव्यापी अध्ययन किया गया था। बिहार में सच्चिदानंद 1974 द्वारा अध्ययन किया गया था। छात्रों की जनसांख्यिकी विशेषताओं, छात्रवृत्ति, सामाजिक जीवन और उनके समुदाय की स्थिति और सरकार या अन्य एजेंसियों द्वारा प्रदान की जाने वाली सुविधाओं को समझने का प्रयास किया गया था। शैक्षणिक रणनीति में बदलाव के लिए सुराग प्रदान किए गए और आगे के अध्ययन के लिए रास्ते भी प्रदान किए गए। बिहार में अनुसूचित जाति अध्ययन विशेष रूप से नृविज्ञान विभाग
रांची विश्वविद्यालय रांची द्वारा एक जन्म महसूस किया गया जब दरभंगा की अनुसूचित जाति के बीच प्रोफेसर विद्यार्थी द्वारा 2 शिक्षकों के साथ लगभग 20 स्नातकोत्तर छात्रों का स्नान क्षेत्र का कार्य करने के लिए भेज गया था। स्नातकोत्तर के छात्रों का क्षेत्र कार्य करने के लिए भेजा गया था। वर्ष 1973 सामाजिक मानव विज्ञान के क्षेत्र में विज्ञान के छात्रों की इकाई में दरभंगा की 5 जातियों को शामिल किया गया, जबकि 6 छात्रों ने दुसादों के विभिन्न पहलुओं पर फील्ड वर्क किया। बाकी 4 छात्रों ने पासी, धोबी, चमार और मेहतर के बीच कुल मोनोग्राफिक अध्ययन के लिए सामग्री एकत्रित किया। डॉक्टर S.N. तिवारी 1989 ने अपनी PhD थीसिस प्रकाशित पुस्तक ग्रामीण बिहार में जाति गतिशीलता में जाति की संरचना और कार्य विभिन्न समय अवधि में परिवर्तन की ताकतों और कारकों पर चर्चा की गई है और इस प्रकार जाति और उसकी गतिशीलता को समझने का प्रयास किया गया। इस प्रकार वाई पासवान 1982 ने अपनी PhD थीसिस और प्रकाशित प्लानिंग एंड इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट ए केस स्टडी ऑफ शेड्यूल कास्ट इन बिहार ने बिहार में अनुसूचित जातियों के आर्थिक विकास के लिए कुछ निश्चित योजना उपायों का सुझाव दिया। B.B. मंडल 1973 ने अपनी PhD पटना विश्वविद्यालय में जाति और व्यवसाय गतिशीलता पर थीसिस, सच्चिदानंद 1974 ने अपनी पुस्तक एजुकेशन उमंग शेड्यूल कास्ट इन बिहार वॉल्यूम में हरिजन एजुकेशन एलिट पर प्रकाश डाला। द्वारा प्रकाशित A.N. सिन्हा सामाजिक विज्ञान संस्थान A.N. सिन्हा के परिसर में राज्य सरकार बिहार के कहने पर स्थापित हरिजन सेल सिन्हा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस पटना ने बिहार में हरिजनों के बीच ऋण, अस्पृश्यता और जाति व्यवस्था का उन्मूलन, बिहार की अनुसूचित जातियों की आर्थिक समस्या जैसी कुछ महत्वपूर्ण रिपोर्ट निकाली है। हाल ही में पंजाब विश्वविद्यालय ने हमारे अनुशासन में अनुसूचित जाति की आबादी के भौगोलिक अध्ययन पर बहुत कम ध्यान दिया है। चंडीगढ़ ने भारत में अनुसूचित जाति की आबादी के अध्ययन पर एक प्रमुख परियोजना शुरू की है। कुछ शोध लेखों के अलावा उदा, गोसल और मुखर्जी द्वारा भारत में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या का विवरण और सापेक्षिक केंद्र 1972, R.C. चंद्रा 1980 द्वारा भारत में अनुसूचित जाति की जनसंख्या का वितरण पैटर्न, मेहता और गिल द्वारा ग्रामीण दोआब में अनुसूचित जाति की जनसंख्या का प्रवासन, 1984 में अवध क्षेत्र में अनुसूचित जातियों के सामाजिक आर्थिक विकास का स्तर एक मूल्यांकन, 2 रीजनल प्लानिंग, राम अवतार। राम अवतार द्वारा 1987 द चमार ऑफ द उत्तर प्रदेश ए स्टडी इन सोशल जियोग्राफी बाय A.B. मुखर्जी 1980, एजुकेशन हरिजन बाय B.R. गोयल 1981, आरक्षण नीति और अनुसूचित जाति भारत में A.K. वकील 1985, अनुसूचित जाति के लिए विशेष घटक योजना बिहार में अवधारणा पद्धति और कार्यान्वयन सरकार द्वारा प्रकाशित है। बिहार 1983 यदि उल्लेखनीय है। J.N. सिंह 1985 ने अपनी PhD भागलपुर विश्वविद्यालय में द पैटर्न ऑफ लिटरेसी इन बिहार पर थीसिस और प्रकाशित, और इंद्र किशोर झा ने 1990 में बिहार में अनुसूचित जाति जनसंख्या के जनसांख्यिकीय चरित्र में परिवर्तन एक भौगोलिक मूल्यांकन पर एक L.N. मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा। मिस इंदिरा भ्रष्टाचार 1973 ने दुसादों के सामाजिक जीवन पर एक सुंदर रिपोर्ट लिखी। मिस बुलबुल राय ने दुसादों के
धार्मिक जीवन पर मिस वदना भ्रष्टाचार ने दुसादों के राजनीतिक जीवन पर और मिस केसर सिंह ने जीवन चक्र पर लिखा। दुसाद श्री बी एम मुखर्जी 1973 ने दरभंगा के पासी पर एक मोनोग्राफ लिखा। यह वास्तव में एक अद्भुत काम है जो विश्लेषण की समृद्धि का वन बन गया है। श्री मुखर्जी ने रिपोर्ट को पूर्ण और सच्चा मोनोग्राफ अध्ययन बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। पासी का, जहां हरिजनों के बीच जाति पदानुक्रम है, पासी की सूची में सबसे ऊपर है। यहाँ तक कि साफ जाति के लोगों में पासी के हाथों तारी और चाखाना भी लेते हैं, इस बात पर कि इन फॉक्सी कैंट जाति को नहीं पहचानते हैं। कुछ दुर्लभ है तथ्य सामने आए हैं। यह काम दूसरे ने चर्चा की है कि कैसे वे दूर दूर तक छिटपुट रूप से बिखरे हुए जो उन्हें संगठित करने में बाधा रूप में काम करते हैं, जो दूर दूर तक बिखरे हुए हैं, जो उन्हें सामाजिक और राजनीतिक रूप से संगठित करने में बाधा के रूप में काम करते हैं। साक्षरता दर कम बताई गई। श्री जे जुगम 1973 ने एक धोबी पर एक मोनोग्राफ रिपोर्ट लिखी। दरभंगा के चमारों पर श्री परमीनार लड़का 1900 लड़का होगा 1973 और दरभंगा के मेहतर पर श्री मिथिया उरांव। सभी रिपोर्टों में उक्त अनुसूचित जातियों की साक्षरता दर दुसादों से भी कम थी। राइट्स डी पैसेज के मामलों में केवल मिथिला जीवन शैली द्वारा शामिल थे और ऐसा करने में आर्थिक बाधाओं के बावजूद उन्हें मैथिली ब्राह्मण के उच्च मंडल का पालन करने की कोशिश की। अनुसूचित जातियों के विभिन्न पहलुओं पर जोर देते हुए ग्राम स्तर पर गहन अध्ययन कई है। निम्नलिखित का उल्लेख किया जा सकता है। बेली 1957, 1960, कार स्टेयर 1957, मुखर्जी 1957, लुइस 1958, दुबे 1958, मजूमदार 1958, वर्नेवन 1960, मदन 1965, मेयर 1960, वेविल्स 1962, एस्टीन 1962, माथुर 1964, चट्टोपाध्याय 1964 और क्या है ऑरेन एस्टीन 1965, वेल्टेस 1966, ईश्वरन 1966, चौहान 1967, अटल 1968 और लक्ष्मण 1973। जाति के विभिन्न पहलुओं पर उनके द्वारा चर्चा और विश्लेषण किया गया और अन्य राजनीतिक, आर्थिक संगठन और विकास, वर्ग, सामाजिक असमानता, सामाजिक गतिशीलता, साक्षरता स्तर और सामाजिक संरचना का सामाजिक बोली और अन्य। डॉक्टर डी एन तिवारी 1989 से संबंधित डी ग्रामीण बिहार में जाति की गतिशीलता पुस्तक के रूप में प्रकाशित थीसिस में जाति की संरचना और विभिन्न समय अवधि में परिवर्तन की ताकतों और कारकों पर चर्चा की गई है और इस प्रकार जाति और इसकी गतिशीलता को समझने का प्रयास किया गया। इसी प्रकार योगेश्वर पासवान 1982 ने अपनी पीएचडी थीसिस प्रकाशित किया योजना और आर्थिक विकास का। बिहार में अनुसूचित जाति की एक केस स्टडी ने बिहार में अनुसूचित जातियों के आर्थिक विकास के लिए कुछ योजनागत उपायों का सुझाव दिया है। बीबी मंडल 1973 ने अपनी पीएचडी पटना विश्वविद्यालय में जाति और व्यावसायिक गतिशीलता पर थीसिस। सच्चिदानंद 1974 ने एन सिन्हा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस द्वारा प्रकाशित अपनी पुस्तक एजुकेशन अमंग शेड्यूल कास्ट इन बिहार खंड 1 में हरिजन एजुकेटेड एलिट पर प्रकाश डाला। हरिजन सेल के उदाहरण पर स्थापित राज्य सरकार बिहार के परिसर में एन सिन्हा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस पटना ने बिहार में हरिजनों के बीच ऋण जैसी कुछ महत्वपूर्ण रिपोर्टों निकाली हैं। अस्पृश्यता और जाति व्यवस्था का उन्मूलन, बिहार की अनुसूचित जातियों की आर्थिक समस्या आदि।
हमारे अध्ययन क्षेत्र में अनुसूचित जाति की आबादी के भौगोलिक अध्ययन ने कम ध्यान नहीं दिया है। हाल ही में पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ ने भारत में अनुसूचित जाति की आबादी के अध्ययन पर एक प्रमुख परियोजना शुरू की है। कुछ लेखों के अलावा उदा, गोयल और मुखर्जी 1972 द्वारा भारत में अनुसूचित जाति की जनसंख्या का वितरण और सापेक्षिक सघनता आरसी द्वारा भारत में अनुसूचित जाति की जनसंख्या का वितरण पैटर्न चंदौना 1980, मेहता और गिल द्वारा ग्रामीण पुजारी द्वाब में अनुसूचित जाति जनसंख्या का प्रवासन 1984, अवध क्षेत्रों में अनुसूचित जाति के सामाजिक आर्थिक विकास का स्तर, राम अवतार द्वारा क्षेत्रीय योजना का मूल्यांकन 1987 में, एजुकेटिंग हरिजन बॉय बी आर गोयल 1981, आरक्षण नीति और अनुसूचित जाति अवधारणा पद्धति और बिहार में कार्यान्वयन सरकार द्वारा प्रकाशित बिहार 1983, यादी उल्लेखनीय है। जे.एन. सिंह 1985 में ने अपनी पीएचडी भागलपुर विश्वविद्यालय में बिहार में साक्षरता के पैटर्न पर थीसिस पर प्रकाशित, और इंदिरा किशोर झा 1990 ने पीएचडी बिहार में अनुसूचित जाति की जनसंख्या जनसांख्यिकी चरित्र में परिवर्तन पर थीसिस, एल.एन. मिथिला विश्वविद्यालय में एक भौगोलिक मूल्यांकन का लिखा। साक्षरता और अन्य संबंधित चर पर चयनित डेटा के लिए भारत की जनगणना, भारत के रजिस्ट्रार जनरल और जनसंख्या आयुक्त पी जयंत कुमार वाटिया द्वारा संपादित नई दिल्ली विशेष प्रकाशित श्रृंखला 1 में पेपर 1 2001 1981 के साक्षरता डेटा के लिए पद्मनाभन रजिस्ट्रार जनरल और भारत के जनगणना आयुक्त द्वारा संपादित भारत की जनगणना 1981 श्रृंखला नई दिल्ली में प्रकाशित पेपर 1981 से परामर्श लिया गया। इन जनगणनाओं ने साक्षरों की प्राप्ति की आयु अपने पैमाने निर्धारित किए हैं। दुबे सुरेंद्र दुबे नाथ 2001 ने एक नई सहस्राब्दी की शुरुआत में भारत के वर्तमान जनसंख्या परिदृश्य के बारे में व्यापक समझ प्रदान करने के लिए भारत की जनसंख्या 2001 पुस्तक प्रकाशित की है। यह जीवन के सभी क्षेत्रों के लोगों के लिए उपयोगी संदर्भ उपकरण है। दुबे 2001 ने स्टेट ऑफ लिटरेसी के तहत इस पुस्तक में लिखा है, साक्षरता और शिक्षा एक समाज में विकास के यथोचित रूप से अच्छे संकेतक है। वे व्यक्तियों के समग्र विकास में एक महत्वपूर्ण इनपुट बनाते हैं, जिससे वे अपने सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक वातावरण को समझने में सक्षम होते हैं, बेहतर और उचित रूप से इसका जवाब दे। शिक्षा और साक्षरता के उच्च स्तर से अधिक जागरूकता पैदा होती है और आर्थिक स्थिति में सुधार में योगदान होता है। दुबे एस.एन. 2001 के अनुसार साक्षरता सामाजिक उत्थान के लिए एक उत्प्रेरक के रूप में कार्य करती है, जो निवेश पर रिटर्न को बढ़ाती है। विकास प्रयास के लगभग हर पहलुओं में किए गए, चाहे वह जनसंख्या नियंत्रण या स्वास्थ्य, स्वच्छता, पर्यावरण गिरावट नियंत्रण, महिलाओं और समाज के कमजोर वर्गों का सशक्तिकरण हो। अग्रवाल एस.एन. 1997 ने नई दिल्ली के एक प्रसिद्ध पुस्तक इंडिया पॉपुलेशन प्रॉब्लम्स प्रकाशित की। उनका विचार था कि जनसंख्या विस्फोटक समकालीन भारत के सामने आने वाले खतरों में से एक है। जनसंख्या सालाना लगभग 17 मिलियन की दर से बढ़ रही है, जिसका अर्थ है कि प्रतिदिन 45,000 जन्म और प्रति मिनट 31 जन्म है। 1 मिनट में 31 जन्म लेते हैं। ठीक है, यदि वर्तमान दर जारी रहती है तो वर्ष 2050 तक भारत के पास 162 करोड़ होंगे। कोहली एस. 1997 में प्रकाशित नई दिल्ली से भारत में परिवार नियोजन, उन्होंने कहा कि वर्तमान स्थिति की तर्कसंगत और व्यावसायिक समझ के आधार पर कार्य की ठोस योजना तैयार करना आज की आवश्यकता है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण बुलेटिन 1996 इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंसेज मुंबई से प्रकाशित हुआ था। रेले जे.आर. और सिन्हा यूपी 1990 ने
लंदन से स्टडी इन फैमिली प्लानिंग में बोस देसाई और जैन एड्स में एक शोध लेख फर्टिलाइजर एंड मर्टेलिटी इन इंडिया प्रकाशित किया। उनका विचार था कि सरकार को सार्वभौमिक आधार पर प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं प्रदान करने के लिए प्रयासों में वृद्धि करनी चाहिए। परिवार नियोजन कार्यक्रमों को सही संख्या को लक्षित करने की आवश्यकता है। सिंह ए.के. 1985 ने लिखी यूपी में जनसंख्या और बंदोबस्त इंटर इंडिया पब्लिशर नई दिल्ली से प्रकाशित। उन्होंने कहा कि मीडिया अपने दृष्टि श्रव्य प्रभाव से जबरदस्त परिणाम का एक जन प्रेरणा बना सकता है। जनसंख्या और विकास पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहियार 5 से 13 सितंबर 1994 में आयोजित किया गया था और इसकी रिपोर्ट प्रकाशित की गई थी। इस रिपोर्ट के विकासशील देशों में साक्षरता की समस्याओं और संभावनाओं पर विस्तृत चर्चा की गई थी। विकिपीडिया ने भारत में साक्षरता की शुरुआत की और मई 2013 में डेटा को अपडेट किया। यूनेस्को ने साक्षरता शिक्षा प्रकाशित की है। संयुक्त राष्ट्रीय शैक्षिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण यूनेस्को वैश्विक साक्षरता प्रयासों में सबसे आगे है और क्षेत्रीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर साक्षरता को उच्च बनाए रखने के लिए समर्पित है। साक्षरता शिक्षा में यूकेएल और बिली ब्लैकवेल रिसर्च ने वर्ष 2002 के लिए पुरस्कार की घोषणा करते हुए प्रशंसा व्यक्त की है। यूनेस्को ने साक्षरता पर उद्धृत किया है कि भारत में साक्षरता सामाजिक आर्थिक प्रगति के लिए महत्वपूर्ण है और भारतीय साक्षरता दर 2011 से बढ़कर 74.04% हो गई है। 1947 में ब्रिटिश दर के अंत में 12%। नायक जेपी और नूरुल्लाह 1974 ए स्टूडेंट हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इन इंडिया कमेंट भी 1998 में उद्धृत किया है। यूनेस्को के अध्ययन में 16% विश्व निरक्षरता दर में वृद्धि की भविष्यवाणी की गई है। पॉपुलेशन इंस्टीट्यूट वेस्ट सेंटर 1990, रिलियंट 2009 ने एक लेख प्रकाशित किया है। हाउ फीमेल लिटरेसी इफेक्ट फर्टिलिटी द केस ऑफ इंडिया 2011। इसी प्रकार राष्ट्रीय साक्षरता मिशन 2009 से 11 प्रकाशित साक्षरता और साक्षरता दर 2011 और इस तरह गूगल और विकिपीडिया इंटरनेट स्रोतों में कई संदर्भ है। 7.7 भूगोल में वर्तमान शोध कार्य की प्रासंगिकता। साहित्य की समीक्षा पर पूर्वगामी चर्चा से है यह स्पष्ट हो जाता है कि उत्तर बिहार में विशेष रूप से भूगोल में अनुसूचित जाति महिला साक्षरता के स्थानिक सामयिक पैटर्न की अध्ययन बिहार में अभी भी अपनी प्रारंभिक अवस्था में है। इसलिए निरक्षरता और अन्य को उजागर करना समय की आवश्यकता है। मैक्रो, मेसो और माइक्रो स्तरों पर अनुसूचित जाति जनसंख्या के शोधकर्ताओं की महत्वपूर्ण समस्या, क्योंकि ये एक निरंतर और उग्र भावना मौजूद है कि विकास योजना के लाभ वांछित तरीके से अनुसूचित जातियों तक नहीं पहुँचे हैं। वर्तमान शोध कार्य कोसी मैदान में अनुसूचित जाति महिला साक्षरता और पुरुष महिला साक्षरता के स्तर और पुरुष महिला साक्षरता के अंतर का स्थानिक सामयिक विश्लेषण प्रस्तुत करेगा और यह प्रयासों को सुदृढ़ करेगा ताकि ठहराव से बचा सके और वास्तविक अर्थों में विकास प्राप्त किया जा सके। शर्तों का इसलिए समान रूप से अनुसूचित जाति और गैर अनुसूचित जाति के बीच
और विशेष रूप से अनुसूचित जाति के पुरुषों और अनुसूचित जाति की महिलाओं के बीच प्रचलित असंतुलन को दूर करने के लिए अनुसूचित जाति की महिलाओं के साक्षरता स्तर को परिवर्तन का गहराई से विश्लेषण करना आवश्यक है। इस संबंध में भूगोल में कोई शोध कार्य नहीं किया गया है और इसलिए वर्तमान शोध कार्य का जो योगदान है वो भूगोल और अन्य संबंध विषयों के अनुशासन में महत्वपूर्ण साबित होगा। 7.8 में अपनाई गई कार्य पद्धति। वर्तमान शोध कार्य में एक व्यवस्थित दृष्टिकोण अपनाया जाएगा और सांख्यिकी विश्लेषण नक्शे के कार्टोग्राफिक प्रतिनिधित्व और विभिन्न स्रोतों से एकत्रित तथ्यात्मक जानकारी के आधार पर एक संतुलित व्याख्यात्मक खाता प्रस्तुत किया गया है। अपनाई गई कार्य प्रणाली को निम्नलिखित चरणों में विभाजित किया गया है। पहला क्या है कि तथ्यात्मक जानकारी के संग्रह के लिए गहन पुस्तकालय कार्य। दूसरा है बिहार और उत्तर बिहार विकास खंड स्तर के संदर्भ में इंटरनेट और विविधता स्रोतों के जनगणना डेटा का संग्रह। तीसरा नंबर में उपयुक्त सांख्यिकी उपकरणों और कंप्यूटर विश्लेषणों के अनुसार उनका संकलन और संगणना। चौथा में है एससी पब्लिक में साक्षरता के पैटर्न में क्षेत्रीय असमानता को सामने लाने के लिए कंप्यूटर की मदद से डेटा और मैपिंग का कार्टोग्राफिक प्रतिनिधित्व। चौथा पॉइंट है सर्वेक्षण और अनुसंधान के भौगोलिक तरीकों के अनुसार स्थानिक लौकिक विश्लेषण और व्याख्या। वस्तुपरक दृष्टिकोण का अनुसरण किया गया है ताकि कोसी मैदान में अनुसूचित जाति की आबादी के साक्षरता स्तर में परिवर्तन के रूप में सामग्री और विवरण के महत्वपूर्ण पहलुओं की वैज्ञानिक रूप से जांच की जा सके और आलोचनात्मक जांच की जा सके। अध्ययन की इकाई जिला हैं और कोसी मैदान में कुल मिलाकर 8 जिले हैं। 7.9 में अनुसंधान अभिकल्प। भूगोल में वर्तमान डॉक्टरेट शोध प्रबंध जिसका शीर्षक है कोसी मैदान में अनुसूचित जाति महिला साक्षरता का बदलते स्थान अस्थायी पैटर्न। सात 7.9 में अनुसंधान अभिकल्प। भूगोल में वर्तमान डॉक्टरेट शोध प्रबंध जिसका शीर्षक है कोसी मैदान में अनुसूचित जाति महिला साक्षरता का स्थानीयकालिक प्रतिरूप का भौगोलिक अध्ययन। अनुसूचित जाति की महिला साक्षरता की स्थिति को प्रस्तुत करने का एक प्रयास है जो भारत के सबसे पिछड़े क्षेत्रों में से एक है। अनुपात में कोसी का मैदान लौकिक परिप्रेक्ष्य शोध प्रबंधक 7 व्यवस्थित अध्यायों में पूरा किया गया है। कितने अध्याय में इस थीसिस को पूरा किया गया है? तो 7 अध्याय में। पहला अध्याय में क्या है? परिचय शोध कार्य के वैचारिक ढांचे को प्रस्तुत करना। क्या है? परिचय। पहला क्या है? परिचय। दूसरा क्या है? अध्याय 1 में क्या क्या पढ़ना है? परिचय। उसके बाद शोध कार्य के वैचारिक ढांचे को प्रस्तुत करता है जिसमें शोध समस्या का विवरण है, अध्ययन का विषय और क्षेत्र कवरेज है। शोध के मुख्य उद्देश्य अनुसंधान, परिकल्पना, विस्तृत और प्रशिक्षण। पिछले साहित्य की व्यवस्थित समीक्षा। भूगोल में वर्तमान शोध कार्य का योगदान और संबंध विषयों, पद्धतिगत दृष्टिकोण और अनुसंधान डिजाइन। अध्याय 2 में है कोसी मैदान के भौतिक परिवेश पर प्रकाश डालता है जिसमें भूगर्भीय संरचना, भौगोलिक संरचना, जल निकासी विशेषताओं, कोसी नदी के बदलते पाठ्यक्रम, कोसी मैदान की अर्थव्यवस्था पर प्रभाव, कोसी मैदान में हालांकि बाढ़ के विनाश, कोसी के बाढ़ प्रबंधन में भौगोलिक सूचना का प्रणाली का अनुप्रयोग शामिल है। नदी जलवायु की विशेषताएं, मिट्टी और प्राकृतिक वनस्पति। अध्याय 3 में जो है अध्ययन क्षेत्र के आर्थिक और सामाजिक परिवेश पर चर्चा करता है जिसमें भूमि उपयोग, सिंचाई के साधन, कृषि उत्पाद, फसल और बागवानी, उद्योग, रेलवे, सड़क, बिजली, वित्त और कच्चे माल सहित बुनियादी सुविधाएं विशेष रूप से कृषि आधारित और वन आधारित है। संसाधन सप्तकोशीय उच्च बहुउद्देशीय परियोजना और क्षेत्र की जनसांख्यिकी विशेषताओं के साथ सांस्कृतिक विशेषताएं हैं। अध्याय
4 में शोध कार्य के मुख्य विषय अर्थात कोसी मैदान में अनुसूचित जाति महिला साक्षरता के स्थानिक पैटर्न पर केंद्रित है, जिसमें साक्षरता दर समान अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की तुलना शामिल है। इसमें विफल वाले हिस्से और सरकार के जोड़े प्रयासों पर चर्चा की गई है। साक्षरता के स्तर को बढ़ाने के लिए सामाजिक सुधार के प्रयास। दूसरे, एससी पुरुष और साक्षरता का स्तर। एससी पुरुष महिला का साक्षरता, स्थानिक और स्थायी ढांचे में अंतर। इसी तरह अनुसूचित जाति की महिलाओं की ग्रामीण शहरी साक्षरता के अंतर पर भी विस्तार से चर्चा की गई है। अध्याय 5 में है इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि कोसी मैदान के चयनित अनुसूचित जाति के गांवों के मामले में अध्ययन के परिणाम प्रस्तुत करता है। चयनित गांवों के क्षेत्र के भौगोलिक परिप्रेक्ष्य पर चर्चा करते हुए इस विस्तृत परिकल्पना का परीक्षण करने का प्रयास किया गया है कि यदि अनुसूचित जाति की महिलाओं की साक्षरता का स्तर बढ़ाया जाता है तो यह तीव्र जन्म दर को रोकने में सहायक हो सकती है, और दूसरा, यह अवसर बढ़ाने में सहायक हो सकती है रोजगार, और अंत में कोसी के मैदान में श्रमिकों के पलायन को रोका गया है। अध्याय 6 में क्या है? कोसी मैदान में अनुसूचित जाति महिला साक्षरता की समस्या और योजना पर केंद्रित है, जिसमें साक्षरता दर में विभिन्नता और साक्षरता में महिला पुरुष अंतर। कोसी योजना में अनुसूचित जाति साक्षरता चुनौतियां, महिला समीक्षा, मिड डे मील सहित साक्षरता और शिक्षा की योजना शामिल है। भोजन एमडीए मतलब गुणवत्ता प्राथमिक शिक्षा, क्यूयूई प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम, एईपी सर्व शिक्षा अभियान, कस्तूरबा गांधी एससी साक्षरता मिशन आदि। अंत में अध्याय 7 में है संपूर्ण शोध परियोजना का सार और निष्कर्ष प्रस्तुत करता है, जिसमें अनुसंधान विषय और क्षेत्र कवरेज। क्षेत्र कवरेज केस स्टडी के चयनित अनुसूचित जाति परिवारों के आधार पर परिकल्पना का विस्तार और परीक्षण, पद्धति, दृष्टिकोण, सिफारिशें और अंत में समापन टिप्पणियां शामिल हैं। इस प्रकार अध्ययन के आधार पर भारत रत्न बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी की पंक्तियां हैं, कोसी मैदान की अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिए मार्गदर्शन हो सकती हैं। एकजुट बनो, शिक्षित बनो और अस्तित्व के लिए संघर्ष करो, तभी कोसी मैदान की अनुसूचित जाति की महिलाओं को प्रगति और समृद्धि का एक नया क्षितिज दिखाई दे सकता है। 7.10 में अनुशंसा। उत्तर बिहार के कोसी मैदान में अनुसूचित जाति की महिलाओं की साक्षरता की समस्या के विवरण में जाने के बाद अनुसूचित जाति की महिला के साक्षरता स्तर में और सुधार के लिए निम्नलिखित सिफारिशें सुझाई जा सकती है। पहला, साक्षरता के लिए नीतिगत ढांचा। साक्षरता समस्या के पैमाने को जटिलता के बावजूद इसे दी गई प्राथमिकता आश्चर्यजनक रूप से कम है, जो घोषित मंशा और वास्तविक कार्रवाई के बीच एक बड़े अंतर को दर्शाती है। 90 दशक के मध्य से अब लगभग एक दशक के साक्षरता के इर्द गिर्द उत्पन्न गति समाप्त होने लगी थी। एनएलएम अब काफ़ी हद तक अप्रभावी है और साक्षरता कार्यक्रम कम संसाधन वाले 11वीं योजना के दस्तावेज में सरकार के स्वयं के प्रवेश द्वारा सतत शिक्षा कार्यक्रम शुरू करने में विफल रहा है, जिसके कारण महिलाएं निरक्षरता की ओर लौट रही है। लेकिन संशोधन करने के लिए पिछले दशक के कई वर्षों में ज़्यादा प्रयास नहीं किया गया है। इस बात की काफ़ी संभावना है कि भारत साक्षरता से संबंधित EFA MDG लक्ष्यों को पूरा करने में सक्षम नहीं होगा। जैसा कि यूनेस्को वैश्विक निगरानी की रिपोर्ट 2006 में बताया गया था, समस्या आंशिक रूप से क्षेत्रों और प्राथमिकताओं के अनुरूप पदानुक्रम में है। 90 के दशक में प्राथमिक और प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिक पर विमर्श
का उदय हुआ, जिसने शिक्षा के क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। इसी तरीके से बनाए गए अक्सर वयस्क और उच्च शिक्षा और प्राथमिक शिक्षा को परिस्थितिवाद निर्वाचक क्षेत्रों के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, जो उपयोगी नहीं होता है। साक्षरता के लिए वयस्कों और युवा वयस्कों की ज़रूरतों बच्चे से बहुत अलग है और अलग अलग उद्देश्यों को पूरा करती है। स्कूली शिक्षा में महत्वपूर्ण प्रयासों के बावजूद स्कूल छोड़ने वालों की दर उच्च बनी हुई है। युवा वयस्क ज़्यादातर महिलाएं निरक्षरों के पूल में लगातार प्रवेश कर रहे हैं। चूँकि महिलाएं साक्षरता कार्यक्रमों की प्रमुख भागीदारी है, राजनीतिक प्रतिबद्धता और निवेश की यह कमी है उन्हें सीधे प्रभावित करती है। महिला समूह राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय नीति के क्षेत्रों में हस्तक्षेप करके साक्षरता के मुद्दे को उजागर करने और शिक्षा क्षेत्र में एजेंडे में वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा है राष्ट्रीय साक्षरता मिशन NLM, ठीक है। नेशनल लिटरेसी मिशन हो गया, ठीक है। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन 1988 में राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत अभियान आधारित दृष्टिकोण कुल साक्षरता अभियान TLC के पहले केंद्र आधारित कार्यक्रम के साथ एक महत्वपूर्ण विराम के रूप में हुई। एक स्वयं सेवक आधारित मॉडल के आधार पर इसने बड़ी संख्या में लोगों का साक्षरता के साथ जुड़ने के लिए प्रेरित किया। संभवतः अभियान का सबसे सकारात्मक और आश्चर्यजनक परिणाम महिलाओं की भारी भागीदारी लगभग 70% थी, जिसने पहले की धारणाओं को दूर कर दिया था कि महिलाएं, विशेष रूप से गरीब महिलाएं, साक्षरता के रूप में रुचि नहीं रखती हैं। कार्यक्रम एक जिला आधारित मॉडल था जिसमें शुरुआती दिनों में कई नवाचारों के लिए जगह थी। जब भारतीय TLC को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी सराहना मिली और वास्तव में कार्यक्रम के समाप्त हो जाने के बाद भी पुरानी यादें कई वर्षों तक बनी रही। मुख्य समस्या क्षेत्र TLC मॉडल की समस्याओं का समान अन्य जगहों पर बड़े पैमाने पर साक्षरता अभियानों से बहुत अलग नहीं था। इनमें से कई समस्याओं को 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012 के वर्किंग पेपर और स्वयं 11वीं पंचवर्षीय योजना सहित विभिन्न दस्तावेज में उल्लेखित किया गया है। इनमें से कुछ आलोचनात्मक TLC कार्यक्रम रैखिक प्रगति के एक मॉडल पर आधारित था। साक्षरता के बाद और सतत शिक्षा संकल्पनात्मक रूप से साक्षरता को शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं से आरंभ करने का साक्षरता को उन्हें सरोकार के मुद्दों से जोड़ने के बजाय एक प्रारंभिक बिंदु के रूप में देखा गया। अवधारणा दोषों के अलावा प्रबंधन के संदर्भ में प्रत्येक चरण के बीच अत्यधिक देरी होती थी, जिसके कारण शिक्षार्थी निरक्षरता में पुनः आ जाते थे। कठिनाइयों का दूसरा महत्वपूर्ण क्षेत्र एक अभियान में से एक संस्थागत कार्यक्रम में से संक्रमण था। जल्द ही यह स्पष्ट हो गया कि स्वैच्छिकवाद को बनाए नहीं रखा जा सकता है और न ही लंबे समय तक अभियान को तीव्रता को बनाए रखा जा सकता है। हालांकि CE के लिए संस्थागत और कार्यक्रम ढांचे मौजूदा नहीं थे। चूँकि अभियान ने अपनी मिशन मोड कार्यशैली खो दी, इसलिए जिला साक्षरता समितियों, जो कई सफल अभियानों में सबसे आगे थी, नौकरशाही बन गई। TLC चरण के बाद की एक और बड़ी समस्या NLM से धन
जारी करने में देरी रही। सफल अभियानों में सबसे आगे थी, नौकरशाही बन गई। टीएलसी चरण के बाद एक और बड़ी समस्या एनएलएम से धरीधारी जारी करने में देरी रही। सफल अभियान चला चुके कई जिलों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ा। कार्यक्रम अनिवार्य रूप से तब सभी के लिए उपयुक्त एक आकार का कार्यक्रम था। हालांकि जमीनी हकीकत, शिक्षार्थी समूहों, आवश्यकताओं, साक्षरता स्तरों और महत्वपूर्ण ग्रामीण, शहरी और क्षेत्रीय अंतरों के संदर्भ में विविधता को दर्शाती है। रणनीतियों की योजना बनाते समय विभिन्न समूहों के इन भेदों और आवश्यकताओं पर ध्यान नहीं दिया गया। उपहास यह है कि 11वीं योजना के 2 वर्ष पूरे होने के बाद ही एक संशोधित कार्यक्रम अभी तक शुरू नहीं हुआ है। एक संशोधित राष्ट्रीय रणनीति का विवरण वर्तमान में तैयार किया जा रहा है और सीखे गए पाठों के आधार पर कुछ नए तत्वों का सुझाव दिया जा रहा है। मौजूदा कार्यक्रम का पुनर्गठन करना ताकि बुनियादी साक्षरता के बाद और सतत शिक्षा एक निरंतरता बने। कार्यक्रम विविध होना चाहिए और विभिन्न प्रकार की सीखने की जरूरतों, लक्षित समूहों और साक्षरता को विभिन्न संदर्भों और समूह विशिष्ट दृष्टिकोणों के माध्यम से वितरित किया जाना चाहिए। एक ग्रामीण स्तर के केंद्रों की स्थापना जो साक्षरता और सीखने के अवसर प्रदान कर सके। तीसरा में है महिला समीक्षा। ठीक है सुश्री। महिला समीक्षा मानव संसाधन विकास मंत्रालय के तहत गरीबी, सामाजिक रूप से वंचित महिलाओं के लक्षित करने वाला एक प्रक्रिया उन्मुख महिला शिक्षा और अधिकारिता कार्यक्रम है जो अब 10 राज्यों में चल रहा है। कार्यक्रम के मूल में महिला समूह है जो महिलाओं के खिलाफ हिंसा सहित कई लैंगिक मुद्दों की संबोधित करते हैं। कार्यक्रम शिक्षा को एक सक्षम और सशक्त उपकरण और एक प्रक्रिया के रूप में देखता है। गंभीर रूप से सोचने के लिए, सवाल करने के लिए, अपनी स्थिति का विश्लेषण करने के लिए, सूचना और कौशल की मांग करने और हासिल करने के लिए उन्होंने योजना बनाने और परिवर्तन के लिए सामूहिक रूप से कार्य करने में सक्षम बनाने की आवश्यकता है। एनएलएम कार्यक्रम से जो चीज़ इसे अलग करती है वह यह है कि साक्षरता तब तक प्रदान की जाती है जब इसके लिए मांग व्यक्त की जाती है। साक्षरता एक प्रवेश बिंदु गतिविधि नहीं रही है। कार्यक्रम ने वैकल्पिक सामग्री और रणनीतियों के विकास के साथ प्रयोग किया है। बाद में वर्णित 90 के दशक की शुरुआत में महिला समीक्षा द्वारा प्रयोग किया गया दीर्घकालिक आवासीय कार्यक्रम अब राष्ट्रीय रणनीति में एक अच्छी तरह से स्वीकृति मॉडल है। महिला समीक्षा ने लैंगिक संवेदनशील महिला कार्यकर्ताओं का एक बहुत मौजूदा कैडर विकसित किया है। अन्य सरकारी कार्यक्रमों के विपरीत एक मौजूद प्रक्रिया उन्मुख दृष्टिकोण और एक प्रभावी प्रशिक्षण दृष्टिकोण और प्रदर्शित किया कि इसे बड़े पैमाने पर कैसे किया जा सके। चौथा है गुणवत्ता पर प्राथमिक शिक्षा। गुणात्मक सुधार प्रत्येक 10 स्कूलों के लिए एक क्लस्टर संसाधन केंद्र और प्रति ब्लॉक 5 संसाधन शिक्षक। ये राष्ट्रीय पाठ चर्चा की रूपरेखा 2005 और एनसीईआरटी पाठ्यक्रम भी सीखने की स्थिति में सुधार और बुनियादी कौशल, मौखिक और मात्रात्मक सीखने पर जोर। सी उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित और विज्ञान पर विशेष ध्यान। डी कक्षा 3 में अंग्रेजी का सार्वभौमिक परिचय। ई में 11-12 तक 100% प्रशिक्षित शिक्षक और उनका निरंतर प्रशिक्षक। एफ में उच्च प्राथमिक विद्यालयों के लिए फर्नीचर। स्कूलों के सीआरसी, बीआरसी और डाइट के बीच जैविक जुड़ाव सुनिश्चित करना। एससीईआरटी और डाइट को पूरी तरह कार्यात्मक बनाना। उच्च प्राथमिक स्तर पर आईसीटी का सार्वभौमिक और जी लक्षित समूहों को मुक्त पाठ्यक्रम, पाठ्य पुस्तकें और वर्दी।
उसके बाद है आपको ICDS का मौजूदा प्री स्कूल शिक्षा घटक बहुत कमज़ोर है और प्राथमिक कक्षाओं में अपव्यय, पुनरावृत्ति दर और ड्रॉप आउट 20 से 21% पर अस्वीकार रूप से उच्च है। 4-6 आयु वर्ष के लिए कम से कम 1 वर्ष के ECE का एक अलग घटक पेश किया जाना चाहिए, जिसे चरणबद्ध तरीके से सार्वभौमिक बनाया जाना चाहिए। नए 500 कस्तूरबा गांधी बालिका विश्वविद्यालय अल्पसंख्यक बहुल ब्लॉकों को वरीयता देने वाले लड़कियों के लिए आवासीय विद्यालय। उसके बाद अगला पॉइंट है सिविल कार्य, शौचालय और पेयजल सुविधाओं का प्रावधान के अलावा ए में है 20,000 नए प्राथमिक विद्यालय, बी में है 70,000 प्राथमिक विद्यालय का उन्नयन और सी में है 6.87 लाख अतिरिक्त कक्षाएं, 8.86 लाख शिक्षकों की नियुक्ति। SC आबादी वाले 51 जिलों, आदिवासी आबादी वाले 75 जिलों और उच्च अल्पसंख्यक आबादी वाले 99 जिलों में से प्रारंभिक स्कूली शिक्षा पर विशेष ध्यान। ALE घटक के तहत अतिरिक्त मदरसों या मकदमों को समर्थन दिया जाएगा। अगला पॉइंट है मिलियन से अधिक आबादी वाले 35 शहरों में असलमन के बच्चों के लिए विशेष स्कूल, प्रवासी बच्चों, शहरी वंचितों, कामकाजी बच्चों के लिए हस्तक्षेप, सीखने के लिए स्तर से सुझाव के लिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक बच्चों के लिए कोचिंग के लिए स्कूल आधारित स्कूल के बाहर विशेष प्रोत्साहक घटक। नेट या सेट संचालन NCERT, SCIRT या राज्य शिक्षा निदेशालय द्वारा किया जाएगा ताकि PRI या स्थानीय निकाय स्थानीय स्तर पर गुणवत्तापूर्ण शिक्षकों की भर्ती कर सके। शिक्षकों की अनुपस्थिति को नियंत्रित करना, जो कि वर्तमान व्यवस्था की एक बड़ी कमजोरी है, शिक्षकों को स्थानीय समुदाय के प्रति जवाबदेह बनाकर। अगला पॉइंट है शिक्षक प्रशिक्षकों का कौशल विकास और शिक्षक प्रशिक्षण एक सतत प्रक्रिया है और शिक्षकों और शिक्षक प्रशिक्षकों के व्यापक और निरंतर व्यावसायिक विकास के लिए एक तंत्र विकसित किया जाना चाहिए। यह विशेष रूप से इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए आवश्यक है कि SSA के तहत भर्ती किए गए कई शिक्षक आवश्यक मानकों से काफ़ी नीचे है। शिक्षकों के लिए मौद्रिक और गैर मौद्रिक प्रोत्साहन दोनों पेश किए जाने चाहिए। अच्छे शिक्षकों को ब्लॉक, जिला और राज्य पुरस्कार से सम्मानित करने की व्यवस्था होनी चाहिए। सही मायने में जो है अच्छे शिक्षक है उसको अच्छी चीज़ से सम्मानित करेंगे तो स्कूल का जो है बहुत अच्छा सुधार हो जाएगा। अब है चौथा पॉइंट है मध्याह्न भोजन MDM। वर्तमान में MDM 12 करोड़ प्राथमिक विद्यालयों के बच्चे शामिल हैं। यह कम से कम 100 ग्राम अनाज और 12 ग्राम प्रोटीन के माध्यम से 450 कैलोरी की कैलोरी सामग्री के साथ पका हुआ भोजन प्रदान करता है। केंद्र सरकार रुपये प्रदान करती है 1.50% बच्चा प्रति स्कूल दिवस खाना पकाने की लागत और 0.50 रुपया राज्यों द्वारा प्रदान किया जाता है। इसके अलावा केंद्र सरकार खाद्यान्न के लिए परिवहन सब्सिडी भी प्रदान करती है रुपये। 11 विशेष श्रेणी के राज्यों को 100 प्रति क्विंटल और अन्य राज्यों को 75 रुपये प्रति क्विंटल रुपये के वास्तविक आवंटन के साथ 48,000 करोड़ MDA को 2007 से 8 में शैक्षिक रूप से पिछड़े 3,479 ब्लॉकों में प्राथमिक कक्षाओं 6 से 8 में 11वीं योजनाओं में विस्तारित किया जाना है। 2008-9 में 9 से प्राथमिक स्तर पर सार्वभौमिक बनाया जाना है। MDM इस प्रकार 2007-8 में उच्च प्राथमिक स्तर पर अतिरिक्त 3 करोड़ बच्चा तक पहुंचेगा
और 2008 या 9 तक लगभग 15 करोड़ बच्चों और लगभग 18.0 करोड़ बच्चों तक पहुंचेगा। ठीक है। उच्च प्राथमिक बच्चों के लिए MDA का पोषण मूल्य 700 कैलोरी के रूप में तय किया जाएगा, जो कम से कम 150 ग्राम अनाज और 20 ग्राम प्रोटीन से प्राप्त होगा। खाना पकाने की लागत के लिए केंद्रीय सहायता रुपये तक होगी, ₹2 प्रति बच्चा प्रति स्कूल दिवस। राज्यों से 0.50 पैसे रुपये 3 में है। अगला पॉइंट है 3.13 लाख प्राथमिक और 3.0 लाख उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 60,000 प्रति यूनिट में किचन सेट बनाए जाएंगे और रसोई उपकरणों को 5,000 प्रति यूनिट। अगला पॉइंट है जहां भी आवश्यक हो PRI और गैर सरकारी संगठनों को तो शामिल करते हुए स्थानीय समुदाय द्वारा संबंधित और कार्यान्वित किया जाने वाला कार्यक्रम ठेकेदार द्वारा संचालित नहीं है। स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम को पुनर्जीवित किया जाएगा और सर्वोत्तम प्रथाओं को दोहराया जाएगा। प्रौढ़ शिक्षा मिशन साक्षरता व्यक्तिगत सशक्तिकरण के लिए सबसे आवश्यक शर्त है। शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति 1986 और कार्य योजना 1992 में वयस्क साक्षरता पर एक नया जोर दिया गया, जिसने निरक्षरता को खत्म करने के लिए वयस्क शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा और गैर औपचारिक शिक्षा की 3 स्थानीय रणनीति का वकालत की। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की स्थापना 1988 ईस्वी में 1995 तक 80 मिलियन व्यक्तियों को साक्षर बनाने के प्रारंभिक लक्ष्य के साथ की गई थी, जिसे बाद में 1997 में तक बढ़ाकर 100 मिलियन कर दिया गया था और संशोधन लक्ष्य 2007 तक 75% साक्षरता का प्रारंभिक स्तर हासिल करना है। 75% साक्षरता दर प्राप्त करने का योजना लक्ष्य 2007 तक प्राप्त होने की संभावना है और 2005 तक निरक्षरता दर को आधा करने का डकार लक्ष्य भी समय से पहले प्राप्त किया जा सकता है। NLM और कुल साक्षरता अभियान TLC की प्रमुख रणनीतियां क्षेत्र विशेष, समयबद्ध, स्वयंसेवक आधारित, लागत प्रभावी, परिणाम मुख्य थी। निरक्षरता उन्मूलन के लिए TLC और पोस्ट लिटरेसी प्रोजेक्ट PLP द्वारा किए गए प्रयासों के सराहनीय परिणाम मिले हैं। साक्षरता में 1991 में 52.2% से 2001 में 64.8% की वृद्धि हुई। इस अवधि के दौरान शहरी ग्रामीण साक्षरता अंतर में भी कमी आई है। महिलाओं की साक्षरता दर पुरुषों की तुलना में तेजी से बढ़ी है। हालांकि साक्षरता में लैंगिक असमानता और क्षेत्रीय असमानता अभी भी बनी हुई है। लगभग 65.4 मिलियन SC 62% और 36.4 मिलियन ST 61% निरक्षर महिलाएं हैं। मुसलमानों के लिए राष्ट्रीय समग्र साक्षरता दर 59.1%, पुरुष 67.6% और महिला 50.1% है। 17 राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में मुसलमानों की साक्षरता दर 64.8% की राष्ट्रीय साक्षरता दर से अधिक है। मुसलमानों में महिला साक्षरता दर विशेष रूप से हरियाणा 21.5%, बिहार 31.5%, नागालैंड 33.3%, जम्मू और कश्मीर 34.9% से कम है। साक्षरता और प्रौढ़ शिक्षा योजनाओं की समीक्षा और 11वीं योजनाओं के लिए परिप्रेक्ष्य 2007 से 12 में। 7 नंबर में है सर्व शिक्षा अभियान। 10वीं योजना ने 5 मापदंडों द्वारा निर्देशित प्राथमिक शिक्षा UID के सार्वभौमिकरण पर जोर दिया है। A. यूनिवर्सल एक्सचेंज, B. यूनिवर्सल एनरोलमेंट, C. यूनिवर्सल रिटेंशन, D. यूनिवर्सल अचीवमेंट और E. इक्विटी
SSA के लिए प्रमुख कार्यक्रम ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, OBC जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम DPED, गैर औपचारिक शैक्षिक कार्यक्रम NFE, शिक्षाकर्मी SKP जैसे विभिन्न शिक्षा कार्यक्रमों को लागू करने में पिछले सभी प्रयासों और अनुभवों की रणनीति है। और लोक जुबिन्स LIP प्रोजेक्ट्स, जबकि इन कार्यक्रमों और परियोजनाओं में से प्रत्येक एक का विशेष ध्यान है था। ब्लैक बोर्ड के प्रावधान पर OBC प्राथमिक शिक्षक पर DP शिक्षकों पर SKP और लड़कियों की शिक्षा पर LPG SSA प्राथमिक शिक्षा के सभी पहलुओं को संबोधित करने वाला एकमात्र सबसे बड़ा समग्र कार्यक्रम रहा है। मिलियन प्राथमिक विद्यालय और EGS या AIE केंद्र और 200 मिलियन बच्चे हैं। यह एक विकेंद्रीय दृष्टिकोण के माध्यम से प्राप्त किया गया है, कम से कम समय अवधि में अब और सबसे बड़ी जगह में ग्रामीण समुदाय के समर्थन को सूचीबद्ध करके। विशेष रूप से SSA ने इस मिथक को दूर कर दिया है कि ग्रामीण गरीबों से शिक्षा की बहुत कम मांग थी, विशेष रूप से शैक्षिक रूप से नाजुक राज्यों में, जहां बच्चों को शिक्षा की तुलना में श्रम के लिए अधिक महत्व दिया जाता है। इसने इस संचय को समाप्त कर दिया है कि ग्रामीण समुदाय और ग्रामीण स्थानीय निकाय स्कूलों का प्रबंधन नहीं कर सकते हैं। यह 73वें और 74वें संवैधानिक संशोधन में स्पष्ट रूप से शक्ति के अधिक विकेंद्रीकरण और स्थानीय निकायों को प्राथमिक शिक्षा के अंतिम हस्तांतरण का मार्ग प्रस्तुत करता है। SSA का उद्देश्य 10वीं योजना अवधि दौरान SS के विशिष्ट लक्ष्य का उद्देश्य इस प्रकार है। 2003 तक सभी बच्चे स्कूली EGS या AII केंद्रों पर वापस स्कूलों शिविरों में होंगे। सभी बच्चे को 2007 तक 5 साल की प्राथमिक शिक्षा पूरी करनी होगी। सभी बच्चों को 2010 तक 8 साल की स्कूली शिक्षा पूरी करनी होगी। जीवन के लिए शिक्षा पर जोर देने के साथ संतोषजनक गुणवत्ता की प्रारंभिक शिक्षा पर ध्यान देना। 5 में है 2007 प्राथमिक स्तर पर 2010 तक प्रारंभिक स्तर पर लैंगिक और सामाजिक असमानताओं का बढ़ाना। 2010 तक यूनिवर्सल रिटेंशन। हालांकि SSA को 9वीं योजना के अंत में शुरू किया गया था, इसे लागू करने में कुछ समय लगा और 10वीं योजना के शुरुआती वर्ष के दौरान तैयारी का काम जारी रहा। देरी से शुरू होने के कारण नामांकन लक्ष्य 2005 तक विस्तारित करना आवश्यक हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप स्कूल को बनाए रखने और पूरा करने के लक्ष्यों में संशोधित किया गया। SS के उद्देश्यों को 2010 तक सभी 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अच्छी गुणवत्ता और प्रासंगिक प्रारंभिक शिक्षा का प्रदान करने और सक्रिय समुदाय भागीदारी के साथ सामाजिक, क्षेत्रीय और लैंगिक अंतराल को पाठने के लिए फिर से उन्मुख किया गया। अब क्या है कि परिप्रेक्ष्य हो गया और समापन की टिप्पणियां हैं। ठीक है, समापन की टिप्पणियां को देखते हैं। तो समापन की टिप्पणियां में कोसी मैदान में अनुसूचित जाति की महिलाओं के साक्षरता स्तर के बदलते स्थानीय कालिक पैटर्न के तथ्यों और आंकड़ों को उपरोक्त परीक्षण से यह सुरक्षित रूप से निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि केंद्र और राज्य सरकारों के साथ साथ माननीय न्यायपालिका के प्रभाव के बावजूद यह एकजुट सत्य है कि जाति आधारित भेदभाव अभी भी समाज में कायम है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अन्य सामाजिक समूहों की तुलना में आर्थिक रूप से बहुत पीछे है और अन्य सामाजिक
समूहों की तुलना में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के मामले में शैक्षिक उपलब्धि के सभी महत्वपूर्ण संकेतक प्रतिरूप है। हालांकि बिहार में अपनाई गई सकारात्मक कार्रवाई की नीतियों ने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हालांकि सामाजिक रूप से वंचित अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण जारी रखने की अत्यधिक आवश्यकता प्रतीत होती है, क्योंकि समर्थन वापस लेने से उनके विकास की गतिविधि उलट सकती है। इस अभाव के प्रमुख निम्नलिखित है। पहला, बिहार में अनुसूचित जातियों की साक्षरता दर 1961 में 5.9% से बढ़कर 2001 में 28.5% हो गई है। इसी तरह अनुसूचित जाति की बीच महिला साक्षरता 1961 में 0.92% से बढ़कर के 2001 में 15.6 हो गई है। हालांकि समग्र साक्षरता की तुलना में राज्य का स्तर कुल मिलाकर 47%, महिला साक्षरता दर 33%, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदाय की साक्षरता दर अभी भी काफ़ी सीमित है। वास्तव में यह आधे से भी कम है। 2006 के PRI चुनावों के अनुसार बिहार के स्थानीय स्वशासन के संस्थानों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का प्रतिनिधित्व क्रमशः 16.3% और 0.77% है। ऐसा प्रतिनिधित्व केवल आरक्षण के प्रावधान के कारण संभव था। एकल पदों सहित PRL के सभी पदों पर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए तीसरा है। बिहार की विधानसभा में क्रमशः अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के 39 और 2 सदस्य हैं। बिहार में अनुसूचित जाति के 7 सांसद भी हैं, जबकि लोकसभा के सभी 6 SC सदस्य अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों से चुने गए। अनुसूचित जाति के 39 में से 38 विधायक अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों में चुने गए थे। ऐसा लगता है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदायों का अधिकांश शैक्षिक, व्यावसायिक और आर्थिक उपलब्धियां काफ़ी हद तक सकारात्मक कार्रवाई के कारण हैं। समाज के सभी वर्गों के लिए समान अवसरों और समावेशी विकास के हित में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदायों के सदस्यों के पक्ष पर पदोन्नति में आरक्षण को जारी रखने के लिए अधिक आवश्यक प्रतीत होती है, जब तक कि वे अन्य के साथ सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक समानता के स्तर तक नहीं पहुंच जाते। समाज के वर्गों अंतिम लेकिन कम है, कम नहीं है। यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि देश के अन्य हिस्सों की तुलना में दक्षिण बिहार में अनुसूचित जाति की साक्षरता की स्थिति अभी भी कम है। लेकिन अगर मोदी सरकार के प्रयासों को पूरा नहीं किया जा सकता है, केंद्र और राज्य में जीतन राम मांझी की सरकार बिहार में समान रूप से अनुसूचित जाति क्षमता और विशेष रूप से दक्षिण बिहार में राज्यों के उत्थान के लिए विभिन्न योजनाओं को ठीक से लागू करती है और दलित और महादलित भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, महादलित भारत रत्न बाबा साहेब भीमराव के गुरु मंत्र का पालन करते हैं। डॉक्टर अंबेडकर अर्थात शिक्षित बनो, संगठित बनो और संवैधानिक अधिकारों के लिए संघर्ष करो। कोसी मैदान की अनुसूचित जातियों की प्रगति और समृद्धि का नया क्षितिज दिखाई दे सकता है और अनुसूचित जाति की महिलाओं को समाज की मुख्य धारा में लाया जा सकता है। अब क्या है, संदर्भ है 7.7 में। तो अग्रवाल बीना जो है 1995 में कुछ अपना संदर्भ दिए है कि N राव, L रूरल और R सुदर्शन में द जेंडर एनालिसिस में दिया हुआ। तो ये है
ठीक है। उसके बाद है प्लाबिया है 1991 में, भारत की जनगणना 1998 में जो है, भारत की जनगणना 2001 में, भारत की जनगणना 2001। 4 जनसंख्या प्रोफाइल, भारत, राज्य केंद्र शासित प्रदेश, भारत के रजिस्ट्रार जनरल कार्यालय नई दिल्ली, PP 1938। दास गुप्ता है। तो ये आपका जो है संदर्भ है, ये क्या है आपका, इस संदर्भ में से लिया गया है। ठीक है, तो आशा करते हैं कि इस PDF के माध्यम से आपको जो है चैप्टर 7 जो है वो समाप्त हो गई है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद।